हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बेटिया ने कल्टीवेशन करके अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था। जिसके बाद वो घर की ओर रवाना हो जाता। तभी रास्ते के दौरान उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हो चुकी थी, जिसका जेट पेंडेंट बेटियान को काफी ज्यादा पसंद आ गया था। यहाँ तक कि वो बूढ़ा आदमी बेटियान से बातें करने लगा था कि उसकी तबीयत खराब है और उसको जिनसेंग ग्रास की जरूरत है। जिस पर एग्री करने के साथ ही बेटियान का कहना है वो तो ठीक है, पर मैं आपको इलाज कर सकता हूँ, बस आप मेरे को मेडिसिन मटेरियल पकड़ा दो। अगले सीन में हम बेटियान को देखते हैं जो एलेक्सर को रिफाइन करके एक रिकवरी पिल को तैयार कर देता है और उसमें से एक पिल बूढ़े आदमी को भी दे दी थी ताकि वो उसे खाकर अपनी इंजरी को हील कर सके। दूसरी तरफ कियान बेटियान को इनामात के तौर पर 1 लाख गोल्ड कॉइन दे देती है। साथ ही साथ हमने एपिसोड के लास्ट में यह भी देखा था कि बेटियान एक दुकान पर जाकर काफी सारे एलेक्सर और पिल खरीद लेता है। तभी उसके यूनिवर्स बैग में से रैंसी की आवाज आती है कि तुम्हें मेरे को जल्दी ही मिलना होगा। जिसके बाद हम बेटियान को रैंसी के घर में देखते हैं, जो रैंसी उसको तुरंत ही देखने के साथ ही उससे चिपक गई। और एपिसोड के लास्ट में मैंने आपको यह बताया था कि उसका मेन रीजन है उसकी मॉम, लेकिन वो उसकी मॉम नहीं है, वो उसकी दोस्त है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उस सीन से शुरू होती है जहाँ पर रैंसी की दोस्त का नाम कियानलू था। जिसके बाद रैंसी बेटियान के बारे में बताते हुए कियानलू से कहती यह मेरा फियोंसे है। जिस पर कियानलू बताते रैंसी क्या तुम सचमुच में शादी करने जा रही हो। दूसरी तरफ हम रैंसी को देखते हैं जो बेटियान से कुछ ज्यादा ही फ्लर्ट कर रही थी। उसकी ये सब हरकतों को देखकर बेटियान अपने मन में बोलता तुमने जिस एक्टिंग का वादा किया था उसके बारे में किया, पर ये इतना करीब रहेगी तो कुछ कुछ होने लगेगा। जिस बात पर रैंसी कियानलू से कहने लगती तुमने सही कहा, बेटियान और मैं बचपन के दोस्त हैं, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे देखता मैं भी शादी से सख्त विरोधी हूँ, पर कुछ समय से मैं बेटियान के काफी ज्यादा क्लोज हूँ। तभी मैंने पाया कि वो ना केवल सुंदर था बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी था और वो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है, जिसकी वजह से मुझे प्यार हो गया। साथ ही साथ म्यू फैमिली और किन फैमिली के साथ मेरे अच्छे रिलेशन हैं, इसलिए हम निश्चित रूप से किन फैमिली को हमारी जांच करने के लिए कहेंगे, पर हमें उससे पहले कियानलू को धोखा देना होगा। जो कहने के बाद बेटियान इस चीज का फायदा उठाने के लिए रैंसी के कंधे पर हाथ धर देता है। ये सीन को देखकर तो रैंसी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वो उसके इस फ्लर्ट को देखकर बेटियान को पीछे से चूटी काटने लगती है, जिसकी वजह से बेटियान का कहना है अब हमें अंदर चल के बात करनी चाहिए ताकि हम खाना खाते समय बात कर सके। उसकी ऐसी आवाज को सुनकर कियानलू बताती हाँ खाना खाते समय बात करते हैं। जो कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम बेटियान और रैंसी को देखते हैं जिनकी इन एक्टिंग को देखकर तो मैं भी फिदा हो चुका था, लेकिन रैंसी काफी गुस्से में वहाँ से चली गई। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक होटल की तरफ आ जाता है जहाँ पर रैंसी कियानलू को बता रही थी कि तुम इसको जानने वाली पहली लड़की हो। तभी कियानलू ड्रिंक निकालते हुए बेटियान से कहने लगती कि मैंने रैंसी से सुना है कि तुम रावे टाउन से हो और तुम इसी साल लानहाओ में एल्डर वुफू के डेसिबल बन चुके हो। जिस बात पर बेटियान एग्री कर गया, पर कियानलू यहाँ कहाँ रुकने वाले थी, वो उन दोनों से पूछती तो फिर तुमने और रैंसी ने छोटे बेबी किसके बारे में किया। उसकी इस बात को सुनकर रैंसी सोचते हुए बताती बेटियान के दादाजी एक एल्केमिस्ट है जिसकी वजह से उन्होंने मेरे दादाजी की जान बचाई, इसलिए हमने एक बेबी किस को बुक किया, यही सच है। पर अब तुम्हारे दादाजी की तबीयत कैसी है। जो सुनकर कियानलू कहती जब से दादाजी फालून गोंग की प्रैक्टिस कर रहे थे तब से वो जुनूनी हो गए, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पहले जैसी नहीं रही और वो अब कोमा में है। जिस पर रैंसी बताती इसका मतलब दादाजी किन बीमार हैं, क्या कोई लानहाउ सिटी में एल्केमिस्ट नहीं है जो इनका इलाज कर सके। जिस बात पर कियानलू ने उससे कहा कि इन फैमिली ने लानहाउ सिटी के सभी डॉक्टरों को इनवाइट किया है, साथ ही साथ हमारे पीएम एडी को भी बुलाया है, लेकिन वो मजबूर हैं। लेकिन बेटियान उनके बीच में बोलना नहीं चाहता था, पर वो बोल पड़ा कियानलू मेरे पास एक ऐसी पिल है जिसकी वजह से वो ठीक हो सकते हैं। जिस बात पर कियानलू से पूछती वो कौन सी पिल है, जिस पर बेटियान उसको बताता मुझे आश्चर्य है कि तुमने कभी हुई लिंक डैन के बारे में सुना है। ये बात को सुनकर कियानलू कहने लगती वो रिकवरी पिल पीएम एडी ने कहा था इसकी वजह से मेरे दादाजी की बीमारी ठीक हो सकती है। जो सुनने के बाद बेटियान कहने लगा था तुमने ठीक कहा, वो पिल मेरे पास है, अगर तुम उसे चाहती हो तो मैं तुम्हें उसे बेच सकता हूँ। ऐसी बातों को सुनकर रैंसी कहती है बेटियान कियानलू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, यदि तुम्हारे पास कोई मैजिक पिल है तो उसे देना बेहतर होगा। दूसरी तरफ बेटियान का कहना है इस समय इस पिल की कीमत काफी ज्यादा हाई चल रही है तो ये बिकने के लिए है ना कि मुफ्त में। जो सुनकर कियानलू कहती बेटियान मैं महंगी पिल के बारे में नहीं जानती, पर तुम कितने का बेचने के लिए तैयार हो। जिस पर बेटियान बताता 3 लाख गोल्ड कॉइन। तभी रैंसी उसका कान पकड़ने के साथ ही समझाने लगती बेटियान तुम पागल तो नहीं हो गए, इस पिल को तुम 3 लाख गोल्ड कॉइन में बेचोगे, पे समझो यार वो मेरी दोस्त है। जिस पर बेटिया ने बताता 1 लाइफ के बदले 3 लाख गोल्ड कॉइन, मुझे लगता है ये डील एक अच्छी डील है। ये बात को सुनकर कियानलू का कहना है अच्छा इस बार मैंने हीलिंग पिल को खरीदा, लेकिन तुमको सुनिश्चित करना होगा कि यह असली पिल है। दूसरी तरफ बेटियान कहने लगा था तुम सबसे पहले अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए इस पिल का इस्तेमाल कर सकती हो और तब तक इंतजार करो जब तक तुम पूरी तरीके से हील ना हो जा, पर मुझे 3 लाख गोल्ड कॉइन और देने होंगे। जो सुनकर कियानलू कहते क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं अपना कर्ज चुका दूंगी। जिस पर
बेटियान कियानलू को बताता, इस दुनिया में मेरे पैसे का स्वाद अभी तक कोई भी नहीं चख सकता। जिस बात पर कियानलू रैंसी को बताने लगती, मुझे एहसास है कि तुम्हारा फियोंसे बहुत खास है। अब चिंता मत करो, जब तक यह पिल असली है उस समय तक तुमको 3 लाख गोल्ड कॉइन मिल जाएंगे। ये बात को सुनकर बेटियान कहता कि ठीक है, यह एक डील है। अगले सीन में हम कुछ बंदों को देखते हैं जो एक एक जाम लगा रहे थे और वहीं की दूसरी साइड पर रैंसी चेक करने लगी थी कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। फिर वो बेटियान को मस्का मारने के साथ ही बताती, बेटियान यहाँ देखो कुछ भी नहीं है। ऐसी बातों को सुनकर बेटियान हैरान होने के साथ ही अपने मन में कहता, ये ऐसा है कि मैं अपने साथ कोई भी पैसे नहीं लाया। तभी रैंसी उससे कहती, बेटियान मुझे कियानलू के सामने बेइज्जत नहीं होना। फिर बेटियान अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए उससे बताता, ठीक है मैं पे कर दूंगा। जिसके बाद बेटियान घबराते हुए खड़ा होने लगा था, लेकिन उसी वक्त कियानलू उसको वहीं पर बिठा देती है। साथ ही उसको बताती, बेटियान ने मेरी काफी मदद की है तो यह ट्रीट मेरी तरफ से। जो सुनकर बेटियान कहता, ओके तब तक हम पोलाइट नहीं रहेंगे। जो सुनने के साथ ही कियानलू खाने का पे करने के लिए चली जाती है। जिसके जाने के बाद रैंसी उससे बोलती, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। जिस पर बेटियान ने उससे कहा, मेरे सारे के सारे पैसे ट्रेनिंग रिसोर्सेज पर खर्च हो गए और तुम्हारे पैसे कहाँ पर हैं? जिस पर रैंसी का कहना है, मेरी आदत है कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो पैसे साथ नहीं लाती, क्योंकि पैसे मेरे असासिन के पास होते हैं जिसे मैं अपने साथ नहीं लाई। ऐसी बातों को सुनकर बेटियान कहने लगा था कि मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ और वहाँ पर ऐसी ही बातें चल रही थी। तभी रैंसी कियानलू को देखकर बेटियान से चिपक जाती है ताकि कियानलू उन दोनों को देखकर शक न कर सके कि वो दोनों नाटक कर रहे हैं। फिर कियानलू उन दोनों के करीब आते हुए बताती, मैंने खाने का पे पहले ही कर दिया है और मैं यह पिल अपने साथ घर ले जाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगी थी। जो देखकर वो दोनों उसको गुड बाय कहने लगते हैं। उसके जाने के बाद उन दोनों की एक्टिंग वहीं पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर बेटियान रैंसी को बता रहा था, अगर तुम्हें इस जगह से गंदे होने की कोई दिक्कत नहीं है तो अंदर चलो। दूसरी तरफ रैंसी अपने मन में बोलती, आज के बाद से तुमको इस मामले की जांच करने वाली किन फैमिली से डरना नहीं चाहिए। तो गाइस मेरे ख्याल से कियानलू उनका रिलेशन की जांच करने के लिए आई थी कि उनका रिलेशन कैसा चल रहा है और वो उनकी रिपोर्ट हेड को देगी। इसके बाद हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर बेटियान रैंसी से पूछ रहा था कि तुम मुझसे और क्या करवाना चाहती हो। जो सुनकर रैंसी कहती, मैं कुछ रिकॉर्ड करने के लिए मेमोरी स्टोन का इस्तेमाल करना चाहती हूँ ताकि मैं उसे अपनी फैमिली को भेज सकूं। जिस पर बेटियान ने बताता, लेकिन मैं तो ट्रेडिशनल बंदा हूँ जिसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि मैं बाद में कार्रवाई कर सकता हूँ और मेरा जानबूझकर फायदा मत उठाओ। ऐसी बातों को सुनकर रैंसी उसको बताती, हाँ दिल पर लग गई, जो तुमने अभी कहा वो मुझे कहना चाहिए था। तभी बेटियान का कहना है, बेफिजूल की बातों की कोई जरूरत नहीं है और मुझे प्रैक्टिस भी करनी है। चलो समय बर्बाद ना करो, इसे शुरू करते हैं। अब बताओ मुझे क्या करना होगा। ये बात को सुनकर रैंसी कहती कि तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं नहाने और कपड़े बदलने के लिए पीछे वाले कमरे में जा रही हूँ। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर बेटियान उसका ही इंतजार कर रहा था। जिसके कुछ देर बाद वहाँ पर रैंसी भी आ जाती है। दूसरी तरफ बेटियान रैंसी को देखता ही रह जाता है। फिर रैंसी शर्माते हुए बेटियान को बताते, अगर तुम्हारा देखना हो गया हो तो जाके अब नहा लो, क्योंकि मैं पीछे वाले कमरे में तुम्हारा इंतजार करूंगी। जो कहती वो दोनों अपने अपने रास्ते की ओर रवाना हो जाते हैं। अगले सीन में असासिन कहने लगी थी, जल्दी जाओ उसकी जांच करो, अगर वह कुछ गड़बड़ करने की हिम्मत करता है तो मेरे लिए उसका साथ तोड़ना आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ हम बेटियान को देखते हैं जो नहा के वापिस आ चुका था, जिसको रैंसी देखकर काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। तभी बेटियान बोलता, क्या मैं इतना सुंदर हूँ कि तुम्हारी नजर ही नहीं हट रही। जो सुनकर रैंसी कहती, इतना भावुक होना बंद करो क्योंकि मुझे तुम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। तभी बेटियान का कहना है, ठीक है तो चलिए इसे शुरू करते हैं, पर तुम्हारे पास पैसे तो हैं तभी मैं अच्छे से कोऑपरेट कर पाऊंगा। जिसके बाद वो रैंसी के करीब जाते हुए बताने लगा था, लेकिन बाकी पैसा और स्पिरिचुअल स्टोन मुझे आशा है कि तुम इसे जल्दी ही मुझे सौंपोगी। जो कहते ही बेटियान उसके करीब बैठ जाता है। बेटियान की ऐसी बातों को सुनकर रैंसी कहने लगती, कंजूस कहीं का, पर बेटियान अपने इशारों से बताता, चलो इसे शुरू करते हैं। जो कहती दोनों एक दूसरे के करीब लेट गए थे। तभी बेटियान उससे कहता, चिंता ना करो, जैसे कि तुम अभी हो, लोगों के लिए खामियां निकालना आसान है। रैंसी बेटियान को इतना करीब देखकर शर्माते हुए असासिन से कहने लगती है, नानामी मैं तैयार हूँ, चलो इसे शुरू करते हैं। जो कहने के साथ ही नानामी भी आ जाती है, जिसने वहाँ पर वो अपने फोटो सेशन को शुरू करने ही वाली थी, लेकिन रैंसी उसको वहीं पर रोक देती है। रोकने के साथ ही वो बेटियान को बताती, रुको हम काफी ज्यादा दूर हैं। जो कहने के साथ ही बेटियान अपना हाथ धीरे धीरे पीछे रखने लगता है। साथ ही साथ रैंसी अपने आप को कंट्रोल करते हुए उसके करीब जाने लगी थी और करीब जाते जाते अपना सर उसके सीने पर धर देती है। जो देखकर तो बेटियान की सांसें वहीं पर रुक चुकी थी, साथ ही साथ उसकी धड़कनें भी तेज हो जाती है, पर वो अपने आप को संभालते हुए रैंसी को अपनी बाहों में भर लेता है। तभी रैंसी अपने मन में कहने लगती है, अच्छी खुशबू आ रही है और इतना सेफ कैसे महसूस हो रहा है। लेकिन बेटियान वहाँ पर अपने आप को बड़ी मुश्किल से काबू कर पा रहा होता है। जिस पर नानामी रैंसी को बताते, फिर मैं फोटो लेने जा रही हूँ। जो सुनकर रैंसी ने अपना हाथ धीरे धीरे बेटियान के और ज्यादा करीब कर लिया था, लेकिन बेटियान यहाँ कहाँ से रुकने वालों में से था, वो भी उसको अच्छे तरीके से पकड़ लेता है। इसी के साथ ही उनका फोटो सेशन भी शुरू हो जाता है, जहाँ पर एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल उन दोनों की पूरी बॉडी को अच्छी तरीके से स्कैन कर रहा होता
होता है ताकि वो उन दोनों की पूरी कॉपी हूबहू रिकॉर्ड कर सके। इस प्रोसेस के दौरान ननामी अपने मन में कहती क्या ये हो सकता है कि मिस के मन में सचमुच में उसके लिए फीलिंग है। फिर ननामी खास तौर पर रैंसी को बताने लगी थी मिस काम पूरा हो गया। दूसरी तरफ रैंसी को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था, जिस पर ननामी उसे होश में लाते हुए बताने लगती है अब हमारे वापस जाने का समय हो गया है। जो सुनकर रैंसी उठने के साथ ही उसको काफी ज्यादा शर्म फील हो रही थी और वो इसी शर्म के साथ ननामी को लेकर वहाँ से भाग जाती है, पर बेटियन उसकी इस हरकतों को देखते ही रह गया। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर किन फैमिली की तरफ आ जाता है, जहाँ पर कियानू अपने दादाजी को वही रिकवरी पिल खिला रही होती है। उसको ये करता देखकर उसका डैड देखने के साथ ही कहने लगते कियानू ये तुम क्या कर रही है और तुमने उनको क्या खिलाया। इसके बाद उसके डैड कियानू को साइड हटाते हुए उसके दादाजी को चेक करने लगे थे कि उसने उसको क्या खिला दिया। वही कियानू का कहना है डैड मैंने अभी अभी दादाजी को एक हीलिंग पिल दी है। तभी लड़की बोलती तुम्हें इस बार हीलिंग पिल कहाँ से मिल गई। ये बात को सुनकर कियानू बताते इस बार मैजिक पिल मैंने अभी 3 लाख गोल्ड कॉइन में खरीदा है। ये बात को सुनकर उसका डैड कहता है कि कियानू हद से ज्यादा देखभाल गड़बड़ क्यों ले जाती है, इसलिए पागल मत बनो। सोल रिकवरी पिल जुबान लेवल की पिल है, क्या मैं भी इसे 3 लाख गोल्ड कॉइन में खरीद सकता हूँ और इसे लेने से पहले चेक करूंगा, पर तुमने इस पिल को लेने से पहले चेक किया था। दूसरी तरफ कियानू कहने लगी थी मुझे लगा कि इस बार रिकवरी पिल का इलाज असली होना चाहिए। वो बात को सुनकर उसका डैड बताने लगे कियानू तुम इस बारे में तो बात कर रही हो पर तुम यह नहीं जानते कि लोगों का दिल ईवल होता है। वहाँ की ऐसी बातों को सुनकर वो लड़की कहने लगती बड़े भैया प्लीज कियानू को डांटना बंद करो और इसके बारे में जल्दी सोचो क्या अब इसका कोई उपाय हो सकता है। जो सुनने के बाद उसके डैड वार्न करते हुए जाने लगते मैं तुम्हें बाद में देखूंगा। फिर वो जाकर उनके पास बैठ जाते हैं और बैठने के साथ कियानू के डैड अपनी पावर से उस हीलिंग पिल को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, पर काफी ज्यादा देरी हो चुकी थी क्योंकि उसके दादाजी ने हीलिंग पिल को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लिया था। यहाँ तक कि उनको वहाँ पर धीरे धीरे होश भी आने लगता है। उससे इनको देखकर कियानू और वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ उसका डैड अपने प्रोसेस को रोकने के साथ ही कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि वो मैजिक बिल असली थी, जिस पर लड़की बताती हाँ ये सच है इस बार मैजिक बिल असली थी और हमारा किन फैमिली बच गया। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर बेटियान की तरफ आ जाता है जहाँ पर वो अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। दूसरी तरफ लिंगर स्पिरिचुअल स्टोन को बड़े मजे से खा रही होती है, पर बेटियान कल्टीवेशन करके अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। उसको उतनी देर तक कल्टीवेशन करता देखकर लिंगर उसके करीब जाकर कंधे पर बैठ जाती है, जिस पर बेटियान अपनी कल्टीवेशन को रोकने के साथ ही कहता चलो देर हो रही है क्योंकि हमें लानहाव पैलेस में जाना होगा। उसकी इस बात पर एग्री करने के साथ लिंगर तो तुरंत ही वहाँ से चली गई। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर लानहाव मेंशन की तरफ आ जाता है जहाँ पर बेटियान हमको बता रहा था लानहाव वुफू यह चिलाल एल्केमिस्ट काउंटी के हाईएस्ट मार्शल आर्ट में से एक है जिसे वुफू में चुना गया था और तुम केवल मार्शल आर्ट इनहेरिटेंस को समझ सकते हो जो चरम सीमा तक फैली हुई है। यहाँ ट्रेनिंग रिसोर्सेज काफी हैं जिसकी वजह से तुम्हें और मेरे को कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब कल्टीवेशन करके हाईएस्ट लेवल को अचीव करने का सही मौका है। सुजाकू अकेडमी मेरे को सचमुच में ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। धन रास्ते के दौरान बेटियान को एल्डर यान मिल चुके थे, तभी एल्डर यान उससे कहते बेटियान आखिरकार तुम आ गए, चलो मेरे पीछे आओ। जिस पर बेटियान एग्री करने के साथ ही उनके पीछे चला गया, जहाँ पर एल्डर यान उसको बता रहे थे कि अब तुम्हें सुजाकू अकेडमी में हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। फिर अपने पास से एक जेड स्लिप निकालते हुए कहते हालांकि यह जेड स्लिप तुम्हारे लिए, इसमें लानहाव वुफू की डिटेल इन्फॉर्मेशन है। जिस जेड स्लिप को बेटियान लेने के साथ ही उनका शुक्रिया अदा करने लगा था, जिस पर एल्डर यान उसको बताने लगे मेरे पास समय है, इसको अच्छी तरीके से देख लो, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो मेरे से आके पूछ लेना। और सुनो बेटियान हमारे लानहाव में एक पुरानी परंपरा है, तुम्हारी फर्स्ट क्लास उसी क्लास में होगी जहाँ पर पुराने डेसिपल होंगे जो तुम्हें पढ़ाएंगे। बस तुम्हें 3 दिन का समय दे दिया गया है, तब तक के लिए वापस जाओ और अच्छी तरीके से तैयारी करो। मुझे उम्मीद है कि 3 दिन में क्या तुम हमें कोई सरप्राइज दे सकते हो और यहाँ पर तुम्हारा ट्रेनिंग रूम है, हार्ड प्रैक्टिस करना पर आलसी मत बन जाना। जो सुनकर बेटियान एल्डर यान से कहता है इस इन्फॉर्मेशन के लिए आपका शुक्रिया। जो कहने के साथ ही दोनों अपने अपने रास्ते की ओर रवाना हो जाते हैं। जिसके बाद पीछे से बेटियान को किसी की आवाज आती सो बेटियान वहीं पर रुक जाओ। उसकी इस आवाज को सुनकर बेटियान देखने लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि हानफेंग है, जिस पर बेटियान का हानफेंग से कहना है पिछली बार सिखाया गया सबक काफी नहीं था। तभी हानफेंग कहने लगता बेटियान घमंड मत करो, पिछली बार मैं तुमसे हार गया था क्योंकि मैं लापरवाही कर रहा था। जिस बात पर बेटियान उसको बताने लगा कमजोर हमेशा अपने लिए बहाने मारते हैं। हानफेंग अगर तुम होशियार हो तो मुझसे दूर रहो, वरना मुझे डर है तुम्हारी फिर से पिटाई करने के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। दूसरी तरफ हानफेंग के साइड में खड़ा बंदा कहने लगता है कितना जाहिल लड़का है, बस इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे बात करना सिखाऊंगा कि बात कैसे करते हैं। जो कहते ही वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद बेटियान अपनी पावर को यूज करने के साथ उस बंदे के पीछे खड़ा हो गया और वो बंदा उसे देख पाता उससे पहले बेटियान उस पर एक अटैक करके पीछे कर देता है और मेरे को उसका नाम नहीं मालूम, तब तक के लिए मैं उसको फैंगलिन कहकर पुकारूंगा। जिसके बाद फैंगलिन अपनी पावर को अनलिस्ट करते हुए बेटियान पर अटैक करने के लिए चला गया। इसी के साथ बेटियान और फैंगलिन के
दरमियान काफी घमासान फाइट शुरू हो जाती है। तभी फैंगलिन एक मौका पाकर बेटियान पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन बेटियान उसके अटैक को डॉज करते हुए उस पर एक पावरफुल किक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस बंदे की हालत ही खराब हो जाती है और फैंगलिन अपने आप को संभालते हुए बेटियान पर दोबारा से अटैक करने के लिए चला गया। दूसरी तरफ बेटियान को इस फाइट में कुछ खास मजा नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो एक रिचुअल परफॉर्म करने के साथ अपनी वज्रा बॉडी को बाहर निकाल लेता है और वज्रा बॉडी बाहर आते के साथ ही फैंगलिन पर अटैक कर देती है। लेकिन फैंगलिन उस अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ज्यादा देर के लिए संभाल नहीं पाता, जिसकी वजह से वो लुढ़कता हुआ पीछे जा गिरा और इसी के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर लो, साथ ही साथ एक कमेंट करके प्यारा सा लाइक कर देना। तो इसी के साथ ही sayonara।